नवंबर में उत्तराखंड आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगी शामिल और एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में लेंगी हिस्सा। आज लगेगा बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। 50,000 भक्तों के पहुंचने की उम्मीद। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड में पेड़ों के अवैध कटान पर हाईकोर्ट सख्त। सरकार से 1 सप्ताह में मांगा जवाब। उत्तराखंड में भी आया भूकंप। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक सभी जिलों में महसूस हुए झटके। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तराखंड रोडवेज बसों में खाद्य पदार्थ लाने पर ड्राइवर कंडक्टर पर होगी सख्त कार्रवाई। आदेश जारी। और क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन। 18 नवंबर को लगेगा रोजगार मेला। फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, बैंकिंग जुड़ी कंपनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर है उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ डोईवाला से आपको खबर बता दें। छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू हुए हैं। प्रत्याशी करीब 2 बजे तक भरेंगे अपना नामांकन। चुनाव को लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। छात्र संघ चुनाव को लेकर उत्सुकता। कॉलेज प्रशासन के साथ पुलिस भी अलर्ट है। तो प्रशासनिक सतर्कता भी इस छात्र संघ चुनाव को लेकर देखने को मिल रही है। डोईवाला से यह अहम खबर सामने आ रही है और छात्र छात्राओं में उत्सुकता छात्र संघ चुनाव को लेकर और इसी को लेकर नामांकन की जो प्रक्रिया है वो जारी है। तो कॉलेज प्रशासन के साथ पुलिस भी अलर्ट है। डोईवाला से यह अहम खबर सामने आ रही है। छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू हो चुके हैं। तो प्रत्याशी करीब 2 बजे तक अपना नामांकन भरेंगे। कॉलेज प्रशासन के साथ साथ अब प्रशासनिक अमला भी अलर्ट है। बढ़ते आगे, देहरादून के परेड ग्राउंड में आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पहली बार दिव्य दरबार लगने जा रहा है और श्री पशुपतिनाथ मंदिर पर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इस कार्यक्रम को परेड ग्राउंड के खेल मैदान में कराया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले ये दरबार महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 4 नवंबर को लगने वाला था, लेकिन सुरक्षा कारणों से दरबार अब दून के परेड ग्राउंड के पास ही खेल मैदान में लगेगा। दरबार में करीब 40 से 50,000 भक्तों के पहुंचने की संभावनाएं हैं और धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार शाम करीब 4 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। देखिए, अच्छा है देवभूमि उत्तराखंड में देवेन ये जो हमारे शास्त्री जी हैं, इनका स्वागत और अभिनंदन है। और निश्चित रूप से उनको यहाँ से आध्यात्मिक ऊर्जा और मिलेगी। उत्तराखंड तो हमेशा ही एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है और जो उनको मानने वाले लोग हैं उनको उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। उनका अभिनंदन और स्वागत है और अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा है, तो हम उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री के परेड ग्राउंड देहरादून में आज लगने वाले दिव्य दरबार में भीड़ की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है और परेड ग्राउंड के चारों तरफ की सड़क दोपहर करीब 12 बजे से 0 जोन रहेगी और 10 पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं जहां वाहनों को पार्क करवाया जाएगा। सिटी बस विक्रम मैजिक के रूट डाइवर्ट किए गए हैं और एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों से अपील की है कि अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल में ही पार्क करें। धीरेन्द्र शास्त्री का जो प्रोग्राम है परेड ग्राउंड में,
इसके मद्देनजर जो है इसमें 2 जोन्स में पूरे सिटी को डिवाइड किया गया है, एक इनर जोन एक आउटर जोन। इनर जोन आपकी दिल्ली परेड ग्राउंड रहेगी जो पूरी 0 जोन रहेगी, उसमें कोई भी वाहन, कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर उस एरिया के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। उसके अलावा एक आउटर जोन होगी जो शहर से बाहर 4-5 दिशाओं में से जहाँ से वाहन आएंगे उनके लिए बाहर ही जो है पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। बढ़ते आगे, देहरादून के किसान भवन में कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में औद्योगिक परिषद प्रबंध समिति की 7वीं बैठक हुई और इस दौरान परिषद के सीईओ नरेंद्र यादव ने बाग बहार योजना पर प्रस्तुतिकरण दिया और बैठक में मंत्री ने अफसरों को राज्य में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए भ्रमण करने के निर्देश दिए हैं। बागवानी के अधिकारियों को कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का भ्रमण करने को कहा गया। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य से पलायन कर दूसरे प्रदेशों में रह रहे उत्तराखंडियों की बेकार पड़ी जमीनों पर सरकार जड़ी बूटी उगाने और बगीचे विकसित करने में मदद करेगी। बैठक में बाग बहार प्रोजेक्ट के सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है और इस प्रोजेक्ट के तहत जमीन का मालिक औद्योगिक जो परिषद है, बगीचे हैं विकसित करने वाली संस्था है और संयुक्त करार करेंगे। संस्थान बगीचा विकसित करेगी और परिषद जमीन की निगरानी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी। बगीचा विकसित करने का खर्च भूस्वामी को खुद उठाना पड़ेगा। बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है जहां उत्तराखंड पूर्व विधायक संगठन ने प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे उठाए हैं। सशक्त भू कानून लागू किए जाने की मांग की है और इसके अलावा राज्य सरकार को प्रदेश में चकबंदी लागू किए जाने का सुझाव भी दिया गया ताकि किसान समय और श्रम से बचे और किसानों को सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके। देहरादून के प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व विधायक संगठन के अध्यक्ष लाखीराम जोशी ने कहा है कि सरकार को तत्काल पहाड़ों की जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक लगानी चाहिए ताकि पहाड़ के निवासियों की संस्कृति को बचाया जा सके। प्रदेश की जो विभिन्न जो ज्वलंत समस्याएं हैं उसको लेकर के हमने कई बार बैठे हम लोग। अब हम तो पहले बैठते थे तो वो अपनी समस्याओं के बारे में बात करते थे, अपने सुख दुख के बारे में चर्चा करते थे, लेकिन सब लोगों ने विषय आया कि भाई इसको जो है एक बड़ा रूप दिया जाए और प्रदेश के प्रति हम लोग देखिए हम लोगों प्रदेश की जनता ने हम लोग को प्रतिनिधित्व दिया, उन्होंने हमको आगे मौका दिया और हम लोगों का देखिए हम उस उत्तरदायित्व से उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो प्रदेश की जो भी, क्योंकि हमारे पास भी अभी भी लोगों का जो है आना जाना, लोगों की समस्याएं, फिर हम भी देखते हैं जब क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती है, उनको उठाने की आवश्यकता हम लोग महसूस करते हैं। तो हम सब लोगों ने ये तय किया कि उसमें जो है हम लोग इसको पूर्व विधायक जितने भी हमारे उन सबको संगठित करके, चाहे किसी पार्टी से हो तो चूंकि पार्टी से ऊपर उठ करके भी हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है प्रदेश के हित में। बढ़ते आगे, रुद्रपुर महानगर के प्रीत बिहार क्षेत्र का अगर जिक्र किया जाए तो यहां पर अवैध रूप से संचालित एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान 6 दिन के नवजात शिशु की मौत हो गई है और परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने लोगों को शांत कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों ने अस्पताल संचालक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। जानकारी के मुताबिक शहर के प्रीत बिहार क्षेत्र में संचालित न्यू मेडिस्टार हॉस्पिटल में निवासी नीरज ने अपने 3 दिन के बालक को भर्ती कराया था जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। बच्चे की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बच्चे की मौत गलत दवा या इंजेक्शन देने की वजह से होने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंचे पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे यहाँ के पार्षद जो हैं वार्ड नंबर 25 के सुशील यादव जी, जो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष भी है, जो इसी वार्ड के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे सूचना दी थी कि ऐसा एक 7 साल का बच्चा 7 दिन का बच्चा और उसकी डेथ हो गई है। और मुझे लगा भी कोई लापरवाही छोटी मोटी हो सकती है, डॉक्टरों से भी लापरवाही हो जाती है और कई बार बच्चे की किस्मत भी ऐसी होती है, बीमारी ऐसी होती है। लेकिन जब इन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसे अस्पताल में हुई कि जिस अस्पताल के पास उसे इलाज करने की कोई डिग्री नहीं,
तो मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने कहा तुरंत मौके पे जाऊंगा मैं। और यहाँ आने के बाद मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि जो यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद यासीन नाम का डॉक्टर, जो पुराना बताया जा रहा है कि रामपुर से है, यासीन पासा, और उसने 1 साल पहले यहाँ पर यह अस्पताल खोला है मेडिस्टार नाम का, और 1 साल पहले यहाँ आया। आरोप तो उस पर और भी लग रहे हैं कि उस पर बहुत सारे पहले से क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं। तो ये तय बात माने, जब मैंने मौका आके अस्पताल का मुआयना भी किया है और खुद जाके उस यासीन पासा से पूछा कि तुम्हारे पास डिग्री क्या है, तो वो स्पष्ट रूप से कह रहा है मेरे पास कोई डिग्री नहीं। और जब उसके पास कोई डिग्री नहीं है, उसके बाद इस तरीके से बच्चों का इलाज करना, मरीजों का इलाज करना, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये हत्या है। हाँ चलो घर चलो, रुक जाओ। ये इसमें किसी तरीके की कोई लापरवाही नहीं है। तो ये इतना बड़ा ऑफेंस है, मैंने तुरंत पुलिस विभाग को निर्देशित कर दिया है कि अस्पताल सीज कर दे, इसका सीसीटीवी डीवीआर तुरंत कंट्रोल में ले लें, सारे कागज कंट्रोल में ले लें, ताकि उसे सजा दिलवाने में किसी भी तरीके की वो हेरा फेरी यहाँ पर ना कर पाए। रुक करते हैं अगली खबर का। रामनगर में पीएचई राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वर्ष 2023 के छात्र चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और नामांकन के दिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के बीच अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। और आपको बता दें कि इस वर्ष अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हीरा सिंह और राणा एवं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की ओर से ललिता काडाकोटी के बीच सीधा मुकाबला होगा। दोनों ही प्रत्याशी महाविद्यालय को मॉडल कॉलेज बनाने की बात करते हुए छात्रों की समस्याओं का समाधान करने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं दोनों ही प्रत्याशियों के बीच आरोप और प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है। छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। आपका शुभ नाम क्या है और महाविद्यालय में किस पद के लिए आप लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मेरा शुभ नाम ललित कड़ाकुटी है। महाविद्यालय से इस बार छात्र संघ अध्यक्ष की दावेदारी करने जा रहे हैं। और जीतने पर क्या करेंगे और कब चुनाव होने जा रहे हैं? जी देखिए, जीतने के बाद हमारा जो सबसे पहला लक्ष्य रहेगा वो रहेगा महाविद्यालय के अंदर छात्रों के बीच में पढ़ाई का माहौल रहे और विकास का जो एजेंडा हमारा महाविद्यालय को लेके है वो इस प्रकार है कि जैसे कि रामनगर का जो महाविद्यालय है वो कुमाऊं और विकास गढ़वाल के मुख्य द्वार पर स्थित है। तो हमारा पहला जो मोटो रहेगा वो ये रहेगा कि इस रामनगर के महाविद्यालय को मॉडल कॉलेज बनाया जाए। अभी हमारी प्रोग्रेस प्रक्रिया जारी है और कुछ रिजल्ट हमारे यूनिवर्सिटी से आने हैं अभी, बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेम के। तो जैसे ही रिजल्ट उनके आते हैं हम प्रवेश करेंगे उसकी। और पीजी के प्रवेश हो रहे हैं, कुछ प्रवेश हमारे जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर कंप्लीट हो गए हैं। तो संख्या हमारी वोटर्स की इस बार 4000 के आसपास अनुमानित है। सर किस दिन मतदान है और मतगणना? मतदान हमारा 7 तारीख को है, 8 बजे से 2 बजे तक। खबर देहरादून से है, जहां राज्य आंदोलनकारियों के बीच के लिए ये बड़ी खबर के तौर पर इसे देखा जा सकता है। और आपको बता दें कि आज प्रवर समिति की अंतिम बैठक और विधानसभा में आयोजित की गई, जिसमें तमाम विधायक पहुंचे और वित्त मंत्री और प्रवर समिति के सदस्य प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवर समिति ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जो कि राज्य आंदोलनकारियों के हक में है। साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि जो काम प्रवर समिति के 10% क्षैतिज आरक्षण के संदर्भ में सौंपा गया था, वो काम आज पूरा हो गया है। तमाम बैठकों के निष्कर्ष के आधार पर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया वो आंदोलनकारियों के हित में है और अब ये प्रतिवेदन विधानसभा अध्यक्षा को सौंपा जाएगा। देखिए, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जो हम लोग सरकार के रूप में विधेयक ला रहे थे, उसमें हमारे तमाम आंदोलनकारी संतुष्ट थे। क्योंकि जब मुझे मिलने आए थे आंदोलनकारी, सबने यही कहा था कि आपको प्रवर समिति की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हम संतुष्ट थे। यदि हमने उससे और अच्छा किया है तो उसमें और संतुष्ट होंगे, स्वाभाविक रूप से संतुष्ट होंगे। भाई माना जिस ड्राफ्ट को लेके सरकार पटल पे लाई थी वो उनकी भावना के अनुरूप था, और यदि मैं उसमें कुछ और अच्छा किया है तो स्वाभाविक रूप से वो और संतुष्ट हो।
खबर रुड़की से है, जहां 7 नवंबर को पूरे प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव होने हैं और केएलडीएवी कॉलेज में छात्र संगठन चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। एबीवीपी और एनएसयूआई ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और आपको बता दें कि डीएवी पीजी कॉलेज में पिछले लंबे समय से एनएसयूआई का कब्जा रहा है और इस बार भी दोनों छात्र संगठनों में टक्कर मानी जा रही है। दोनों संगठन छात्रों की समस्याओं को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं। एबीवीपी के प्रत्याशी का कहना है कि इस बार डीएवी कॉलेज में मिथ्या का तोड़ने का काम करेंगे और जीत हासिल करेंगे। जो हमारे कार्य अधूरे रह गए हैं, क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है ऋतिक एनएसयूआई की ओर से, वो पिछले साल अध्यक्ष रहा, तो उसके कुछ अधूरे कार्य रह गए हैं जो उसको मुझे पूरा करना है। और एनएसयूआई ऐसा नहीं है, हर एक काम में स्टूडेंट का साथ देती है और मेरे भी साथ दिया उन्होंने, इसी प्रकार से हम आगे भी साथ देंगे। क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे छात्रों के हित में आपके? छात्र मुद्दों के लिए, क्योंकि हमारे अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे अभी भी सफाई नहीं हो रही है, इधर देख सकते हैं आप, उधर ग्राउंड में भी है। मैं अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हूँ इस बार। मुझे भी, मैं 3rd ईयर के स्टूडेंट हूँ, मुझे भी 3 साल हो गए देखते देखते, यहाँ 2-3 साल से लगातार एनएसयूआई बनती आ रही थी, तो कोई काम नहीं हुआ कॉलेज के अंदर। किसी भी तरह की किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चे परेशान हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती, किसी का प्रैक्टिकल में दिक्कत है, किसी की फीस में दिक्कत है। रुक करते हैं खबरों का। खबर बागेश्वर से है, जहां बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय में पत्रकार वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और राज्य के युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी की कुशल रणनीतिक सूझबूझ ने राज्य को आज अलग ही दिशा दी है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आज राज्य में डबल इंजन की सरकार है और केंद्र के अत्यंत निकटता का लाभ राज्य को मिल रहा है और इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी का अहम योगदान है। कुमाऊं क्षेत्र के ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिरों को विश्व पटल पर उभारने में उनका योगदान सामने आया और ये भी कहा कि प्रदेश में निवेश आने से रोजगार सृजन के साथ राज्य के आर्थिक संशोधन में वृद्धि देखने को मिली है। साथ ही राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, तीर्थाटन सहित सभी क्षेत्रों में क्रांति की उम्मीद है। केंद्र की और प्रदेश की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने का जो कथन है कि वर्तमान दशक उत्तराखंड का दशक है और उस दिशा में हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 2025 तक उत्तराखंड राज्य को सबसे उत्तम और सशक्त राज्य बनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से अथक मेहनत की जा रही है। बढ़ते आगे, जमरानी बांध योजना को केंद्रीय परियोजना में शामिल कर करीब 1730.20 करोड़ की धनराशि को स्वीकृति प्रदान करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद रक्षा राज्य एवं पर्यटक मंत्री माननीय अजय भट्ट का आभार व्यक्त किया है। बीजेपी जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं द्वारा अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद रक्षा और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट का कार्यालय पर आभार व्यक्त कर भव्य स्वागत भी किया गया। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, जनता में जबरदस्त उत्साह है और मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि जब मुझे नैनीताल उधम सिंह नगर की जनता ने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा में भेजा तो पहली मेजर स्पीच जिसे कहते हैं वो जमरानी बांध के बारे में मैंने दी और मेरी शुरुआत संसद के अंदर इसी मांग को लेकर हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभारी हूं कि तुरंत 15 दिनों में सारे उत्तराखंड के संबंधित अधिकारियों को दिल्ली बुलाकर सारी रुकावटें दूर करी। रुक करते हैं अगली खबर का। रामनगर में देर शाम रामनगर तराई पश्चिमी के अंतर्गत पड़ने वाले मालधन क्षेत्र में लकड़ी लेने गए युवक पर बाघ ने हमला कर दिया और वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अब वन विभाग ने घटना वाले क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के मद्देनजर वन कर्मियों की गश्त बढ़ा दी है। और आपको बता दें कि रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के अंतर्गत पड़ने वाले
आम पोखरा रेंज के जंगल में घात लगाए बैठे बाघ ने लकड़ी लेने गए युवक पर हमला कर दिया। युवक का गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हमारा जो मालधन के पास जो ढेला बैराज है, वहाँ उसके आसपास जंगल में वो जो युवक था वो लकड़ी बीनने के लिए गया हुआ था, बता रहे हैं। तभी बाघ ने उसके ऊपर हमला किया और उसको पहले तो प्राथमिक उपचार इसका यहाँ पे रामदत्त जोशी जो चिकित्सालय है वहाँ कराया गया। फिर उसके बाद में उसको हायर सेंटर सुशीला तिवारी रेफर किया गया है। अभी तो स्थिति उसकी कंट्रोल में है बताई जा रही है और हमारा स्टाफ भी वहाँ पर है और हम लोग पूरी सहायता कर रहे हैं उसकी। खबर लक्सर से है, जहां राजकीय महाविद्यालय के एक छात्र ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर जबरदस्ती शैक्षिक प्रमाण पत्र रखने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र के मटकाबाद गांव निवासी शिवम राजकीय महाविद्यालय लक्सर में भी फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है। उन्होंने मेरे गाड़ी दिए थे इलेक्शन लड़ाने के लिए कि तुझे इलेक्शन लड़ाओगे, तो जब मुझे इलेक्शन लड़ा नहीं रहे, वे दूसरे से उनको लड़ा रहे इलेक्शन, तो मेरे कागज रख रखे उन्होंने, मेरे डॉक्यूमेंट्स उनके पास ही। तो मैं अब जब मैं तब वो क्या उसका नाम रिपोर्ट करवाया था थाने में जाकर, तो उन्होंने ये कहा कि 4 बजे तेरे वो मिलेगा कागज, और जो टाइम है उसका कागज होगा वो 2 बजे का। उसने आरोप लगाया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पे कि आपने डॉक्यूमेंट्स लिए, हमने उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए, बिना जबरदस्ती से बिना अपने देने से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देता। तो उसने आरोप लगाए, तो उसने लगाने दे, तो चुनाव है तो लगते रहते हैं। तो अपनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, अपना कार्य कर रहा है अपना विस्तार से। खबर लक्सर से है, बहादुरपुर खादरगांव से घर में घुसकर फायरिंग मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि गांव निवासी अमित पर 30 अक्टूबर को शाम गोली चली थी और उस वक्त अपने चाचा इच्छाराम के घर पर बैठा हुआ था और इसी बीच गांव का एक युवक अपने हाथ में पत्थर लेकर घर में घुसा और उसके ऊपर वार कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। आरोपी जिसके बाद आपको बता दें आरोपी छोटे भाई विनोद के घर में जा घुसा, तमंचे से उसके भाई के ऊपर फायर झोंक दी और बाल बाल हालांकि बचा है। देखिए, ये बहादुरपुर खादर का मामला है, जहां पर गोली चलने की सूचना पे जो है पुलिस ने मौके पे पुलिस गई थी और जो भी उस टाइम जांच के दौरान साक्ष्य प्राप्त हुए थे उसके परिप्रेक्ष्य में तहरीर ली गई वादी पक्ष से और उसमें धारा 307, 336, 323, 54, 56 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो भी उसमें सच्चाई है उसकी विवेचना की जा रही है, अग्रिम विधिक कार्रवाई उसमें की। खबर रामनगर से है, वन विभाग तराई पश्चिमी के अंतर्गत एक नर गुलदार की रोड एक्सीडेंट में मौत का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि देर शाम करीब रामनगर वन विभाग तराई पश्चिमी में आम पोखरा रेंज के पास सती मंदिर के पास एक गुलदार की रोड एक्सीडेंट में मौत की सूचना मिली। पश्चिमी क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन प्रभाग की जो विभाग की टीम है वो मौके पर पहुंची और गुलदार के शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। बढ़ते आगे, नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल वर्षों पुरानी समस्या की केंद्रीय कैबिनेट की वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद तराई एवं भावर के क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के लाल कुआं पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने सांसद का आभार व्यक्त करते हुए माल्यार्पण कर भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया। मंत्री जी ने उत्तराखंड के इतिहास में एक इतिहास और जोड़ दिया है
25 तारीख का दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। जो काम लगभग नहीं होने वाला था वो काम को भारत की कैबिनेट ने पास कर दिया, जमरानी बांध को, और दिवाली के बाद सीधे इसमें टेंडर लगेंगे जो जनवरी या फरवरी प्रथम सप्ताह तक खुल जाने चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। और जो 50 साल से भी ज़्यादा लंबे समय से मांग चल रही थी, लोगों की मांग थी, वो आज पूरी हुई है। इसमें बिजली बनेगी, इसमें पानी मिलेगा, इसमें सिंचाई का पानी मिलेगा और इसमें बरेली और रामपुर जिले भी इससे लाभान्वित होंगे। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।